नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त हो गया 9 बजे। 9 रिपोर्टर आपको दिखाने का। सबसे पहले हम आपको हमारे तमाम सहयोगी बताते हैं जो ग्राउंड जीरो से आज हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आनंद कुमार दिल्ली से तमाम जानकारियां लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे। भावना सिसोदिया भी राजधानी दिल्ली से जुड़ेंगे। अंशुमन तिवारी अयोध्या से हर अपडेट आप तक लेकर आएंगे। शुभम पांडे मुंबई से हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कंचन भी दिल्ली से जुड़ेंगी। राजीव मोहन पटना की हर हलचल पर नजर रखते हैं, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नीरज मिश्रा राजधानी लखनऊ से जुड़ेंगे। हैदर अली गाजियाबाद से हर अपडेट लेकर आएंगे। नरेंद्र ठाकुर ग्रेटर नोएडा यानी पूरे दिल्ली एनसीआर की जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए 9 बजे 9 रिपोर्टर में तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बड़ी खबर, विकसित भारत का संकल्प जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। लाभार्थियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री लाभार्थियों से आज बात करेंगे। प्रधानमंत्री भी देखिए लगातार लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री लाभार्थियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। इस यात्रा का मकसद यही है, देश के अंतिम व्यक्ति यानी अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी विकास पहुंचना चाहिए। सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए ताकि उन्हें लाभ मिल सके। आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, उनका अनुभव जानेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। अब तक न जाने कितने लोगों को लाभ मिल चुका है, जिन्होंने अपने जो अनुभव हैं वो प्रधानमंत्री से साझा भी किए हैं। हमारे साथ सहयोगी आनंद सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12:30 बजे लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे, यानी ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की ओर से, उनका लाभ जनता तक पहुंच रहा है या नहीं। जी बिल्कुल, आप देखिए लगातार प्रधानमंत्री हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे व्यक्ति के अंतिम छोर पे जो बैठा है उसको छुआ जा सके। यही कारण है कि तमाम जो पॉलिसीज बनाई गई थी कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति को सेंट्रिक करके बनाई गई थी कि सरकार का पूरा लाभ जो अंतिम छोर पे व्यक्ति है उसको मिल सके। और उस लाभ को जब देने के बाद अब सरकार जब 2024 के लोकसभा चुनाव के सराहने पर खड़ी है तो उसी दौरान बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालती है जो देश के हर ब्लॉक तक, हर तहसील तक जा रही है। जो लगभग अभी तक जो आंकड़े बीजेपी ने बताए हैं वो 15 करोड़ लोगों को वो सीधे उसने टच किया है। और उसके साथ साथ तमाम उन व्यक्तियों को सरकार की पॉलिसी और प्लानिंग बता रही है, तमाम योजनाएं बताई जा रही है जो 9 साल में बीजेपी सरकार ने लागू की थी। और पीएम लगातार आप देखिए कई बार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों से बात करते हैं, डायरेक्ट सीधे उनसे पूछते हैं किस किस योजनाओं का उनको लाभ मिला, कौन किसने मदद की और कैसे कैसे वो उनकी जिंदगी उसके बाद बदली। आप देखिए लगातार पीएम लगा इस पे बात कर रहे हैं और कई इस दौरान जो आज बात होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री खुद जुड़ेंगे। उनके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री जो अलग अलग जगहों पर रहेंगे और बीजेपी के भी कई बड़ी नेता अलग अलग जगह पे पीएम के साथ सीधे जुड़ेंगे। और कहीं ना कहीं उस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों से बात की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि कौन सी योजना उनको मिली, उसके बाद क्या बदलाव हुए। तो कहीं ना कहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को बीजेपी कोशिश कर रही है कि आगे बढ़ाया जा सके, देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। और उसके साथ साथ ये वो मुद्दा होगा विकसित भारत जो 2024 के चुनाव में एक मेन लीड रोल लेगा कि कैसे कैसे सरकार की योजनाओं को फ्रेम किया गया, उनको लोगों तक पहुंचाया गया और लोगों तक ये फीडबैक भी आ रहा है। तमाम विकसित भारत संकल्प अच्छा यात्रा की आनंद, इसके तहत देखिए सबसे अहम चीज है कि ये भी समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि सरकार सिर्फ योजनाएं ना चलाए, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं लोगों को, इसका फीडबैक भी वो लगातार मंत्रियों से, अधिकारियों से नहीं ले रहे हैं, सीधे जनता से जुड़ रहे हैं, जनता से संवाद करें और उनसे जान रहे हैं।
जी बिल्कुल, आप देखिए कई चीज़ें ऐसी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जो चीज़ें बताती हैं कि पीएम अधिकारी या मंत्री के छू नीचे नहीं होना चाहते, वो डायरेक्ट जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट जो योजना बनाई गई थी, आधार कार्ड से लिंक किए गए थे, ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जो सरकार की नीयत बताती थी कि वो सीधे एक जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, सीधे पीएम उससे बात करना चाहते हैं। वो जो फीडबैक देता है वो सच्चाई वाला होता है, उसके साथ-साथ कहीं न कहीं वो फीडबैक ही आगे पॉलिसी और तमाम चीजों को फ्रेम करने में मदद करता है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री खुद डायरेक्ट बात करते हैं। आप देखिए लाभार्थी योजनाओं में जब बात होती है तो तमाम वो लाभार्थी आते हैं, देश के अलग-अलग हिस्सों में आते हैं। तो उनसे जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो पूछते हैं क्या-क्या करते थे, किस योजनाओं का लाभ मिला और उसके बाद कितनी जिंदगी बदली। तो वो चीज बताती है कि प्रधानमंत्री खुद सुनना चाहते हैं उनके तमाम फीडबैक, चाहे वो अच्छे हों, चाहे बुरे हों, जो भी हों। लेकिन वो चीज प्रधानमंत्री को सुनते हैं, उसके साथ-साथ तमाम पॉलिसीज फ्रेमवर्क में वो चीजें बिल्कुल मदद करती हैं और इस दौरान जब प्रधानमंत्री खुद विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करेंगे तो सरकार के बड़े मंत्री देश के अलग-अलग हिस्सों में होंगे, वो खुद बैठे होंगे और वो खुद उसको कुछ सुन रहे होंगे और तमाम चीजों को लेकर पॉलिसीज को आगे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको कैसे एक लास्ट पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक डिलीवर करना है, इस तमाम चीजों को लेकर वो पॉलिसीज बनाएंगे और ये चीजें उनको फीडबैक उनको भी देगी। तो प्रधानमंत्री खुद कोशिश कर रहे हैं कि देश के हर व्यक्ति तक सीधे डायरेक्ट पहुंचा जा सके, उनकी तमाम चीजों को लेकर सोचा जाए, और समझा जाए और देखिए, और सरकार इसीलिए ने वो जितना भी सीधा इम्प्लीमेंट जनता किया से 9 साल जुड़ते में भी वो हैं। आज चीजें 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे। शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें ईडी का चौथा समन पहुंचा था। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था ईडी के सामने, लेकिन पेश नहीं होंगे केजरीवाल, ऐसी खबरें आ रही हैं। गोवा दौरे पर सीएम केजरीवाल निकल रहे हैं और यहां पर यह अब माना जा रहा है कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। चौथा समन लेकिन पेश फिर भी नहीं हो रहे हैं। 2 नवंबर 2023 को पहला समन भेजा गया था, 18 दिसंबर 2023 को दूसरा समन, 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया था, 22 दिसंबर को तीसरा समन भेजा गया और 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया। 13 जनवरी को चौथा समन भेजा गया। 18 जनवरी तक पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया गया, लेकिन ये तमाम समन जो पहुंच रहे हैं इन्हें नजरअंदाज करते हुए दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पार्टी को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित है ये मामला। तो अरविंद केजरीवाल को देखिए पेश होने का निर्देश दिया गया है और 21 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया गया था। 2 नवंबर को पहला समन अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचा था और 18 दिसंबर 2023 को दूसरा समन उन्हें भेजा गया। 21 दिसंबर को पेश होने के लिए उन्हें कहा गया था, हालांकि वो पेश नहीं हुए थे। वहीं 22 दिसंबर को तीसरा समन अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचा और 3 जनवरी 2024 तक पेश होने के लिए उन्हें कहा गया। इसके बाद 13 जनवरी 2024 को चौथा समन भेजा गया। 18 जनवरी तक पूछताछ में शामिल होने का कहा गया, लेकिन ये चौथा समन भी नजरअंदाज कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से और वो जा रहे हैं गोवा अपने पार्टी के 3 दिवसीय दौरे के तहत और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर यह कहना है कि वो कानून के तहत काम करेंगे। 16 अप्रैल 2023 को ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी। सहयोगी भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, चौथा समन लेकिन पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। द्वारा चौथा सम्मन दिया गया था, जिसमें कि 18 जनवरी को यानी कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना है। लेकिन देखा जाए तो पहले से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो है वो गोवा का जो चुनावी दौरा है वो तय है। 18, 19, 20 जनवरी का 3 दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तय है। तो जरूर अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथे सम्मन पे भी ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे और ईडी के सम्मन का जवाब भेजेंगे। लगातार देखा जाए तो चाहे पहला सम्मन हो चाहे चौथा सम्मन हो, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सम्मन जो है वो गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है, इसलिए वो इस सम्मन का जवाब नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि कट्टर ईमानदार है। अगर
कुछ भी पूछताछ करनी है तो कानूनी तरीके से उनके पास समन भेजा जाए, तभी वो ईडी के समक्ष पेश होंगे। और इसी को लेकर के आज उम्मीद लगाई जा रही है। सुबह के समय हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दोपहर के समय उनकी जो है वो गोवा जाने का उनका कार्यक्रम पहले से ही तय है, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ वो गोवा के दौरे पर जाने वाले हैं। भावना, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि वो कानून के तहत काम करेंगे, लेकिन जब जब केंद्रीय जांच एजेंसी उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुला रही है वो पहुंच नहीं रहे हैं। ऐसे में जब वो सहयोग ही नहीं करेंगे तो वो जिस बुनियाद पर वो कहते हैं कि वो ईमानदार हैं, वो ईमानदारी कैसे निकलकर सामने आएगी अगर वो सवालों से बचेंगे? जी, लगातार देखा जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सम्मन लगातार ईडी द्वारा भेजे जा रहे हैं ये गैर कानूनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा ये चाहती है जो लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अलग अलग राज्यों में चुनावी दौरे के लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा उससे रोकना चाहती है। इसलिए गैर कानूनी तरीके से ये जो सम्मन है उनको भेजे जा रहे हैं, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं। वहीं ये भी जरूर कहा जा सकता है जिस तरीके से लगातार सम्मन का जवाब दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी जो है समस्या बन सकती है, आगे उनको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ये तय जो दिख रहा है, जो स्थिति दिख रही है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आज भी यानी कि चौथे सम्मन पे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष नहीं जाने वाले हैं, अपने दौरे पे जाने वाले हैं। ये भी खबरें हैं कि वो नहीं पेश हो रहे हैं। अगर हम बात कर लें तो केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी हो, सीबीआई हो, इन पर आरोप तो लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से। ये कहा जा रहा है कि गैर कानूनी समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ये एजेंसियां कानून के तहत ही काम कर रही हैं। तो उनके द्वारा भेजा गया समन कैसे गैर कानूनी हो सकता है? क्या ये मान लिया जाए कि सवालों का सामना करने से बच रहे हैं केजरीवाल? जी, मैं आपको बता दूं कि पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए थे और वहां पर जो सवाल एजेंसी द्वारा किए गए थे उन सवालों के भी जवाब दिए थे। कहीं ना कहीं अभी आरोप लगाया जा रहा है, जैसे कि जब पहला सम्मन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था तो आम आदमी पार्टी और सभी का ये कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, तमाम रेडें मारी गई, लेकिन रेडों पे भी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उसी को आधार बनाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बस केवल गिरफ्तार करने की जो है साजिश भाजपा द्वारा रची जा रही है, इसलिए अपनी एजेंसियां सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और उन एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनको गिरफ्तार करने की पूरी साजिश है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री इसे गैर कानूनी बता रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव का तो बिगुल बच चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अलग अलग राज्यों में जो है लोकसभा चुनाव की जो आगे की तैयारियां हैं उनका दौरा करना है, तो इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वहां जाना ही होगा। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको चुनावी दौरे से रोकने का भी जो है ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए, कानून के तहत ये जो समन भेजे जा रहे हैं के लिए पेश भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि ही एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। शुक्रिया भावना इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। शहर में यूपी एटीएस के कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आज गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला और दोपहर 1:15 बजे के करीब का वक्त बताया जा रहा है जब रामलला को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। कल उन्हें देखने के लिए इतने श्रद्धालु पहुंचे थे कि क्रेन से मंदिर के अंदर पहुंचाया गया रामलला को, और ऐसे में आज गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या छावनी में तब्दीली देखिए, ये तस्वीरें उस दौरान की जब रामलला को क्रेन के जरिए उनके नवनिर्मित भवन में पहुंचाया गया। ये देखिए, जिस दौरान गर्भगृह तक पहुंचाया जा रहा था, गर्भगृह के द्वार तक रामलला को क्रेन में पहुंचाया गया, क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज्यादा थे जो उनके दर्शन के लिए आतुर थे। हालांकि अभी दर्शन तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक झलक पाने के लिए, एक बार देखने के लिए
श्रद्धालुओं के लिए इतना काफी था कि वो ये जान पाए कि ये देखिए ये वो क्रेन है जिसमें रामलला को रखा गया है और इसी के जरिए अंदर जाएंगे रामलला। आस्था का सैलाब उमड़ा है अयोध्या में। ध्वज पताका लहराती हुई अयोध्या में। ये ध्वज पताका आपको हर जगह अब नजर आएगी। नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, देखिए कल क्रेन के जरिए रामलला को पहुंचा दिया गया है गर्भगृह के द्वार पर। आज लगभग 1:15 कहा जा रहा है कि गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे प्रभु श्री राम। जी बिल्कुल, देखिए प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी कर ली गई है, लगातार अनुष्ठान चल रहे हैं और कल जो चांदी की प्रतिमा थी, जो भगवान श्री रामलला की चल मूर्ति थी, उसे मंदिर परिसर में पूरा उसका भ्रमण कराया गया और आज वो प्रतिमा जो अचल प्रतिमा है, 2 प्रतिमाएं हैं, जैसे चांदी की प्रतिमा है श्री रामलला की, तो वो चल प्रतिमा है, उसको घुमाया जा सकता है और जो अचल प्रतिमा है जिसका वजन करीब 1.5 क्विंटल है, उसको तो आज स्थापित किया जाएगा पूरे विधि विधान से। और लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और 1 हफ्ते तक ये चलने वाला पूरा अनुष्ठान है। जितने भी अनुष्ठान है वो लगातार चल रहे हैं। मंदिर परिसर को पूरी तरह से सजाया गया है, यानी पूरी अयोध्या को सजाया गया है। उस युग को लोग आज देख सकते हैं जो समय त्रेता युग में था। पूरी अयोध्या का इस समय कायाकल्प है, चारों तरफ मंदिर है, चारों तरफ झंडे लगे हुए हैं, सड़कों पर रंगोली बनी हुई है और आज करीब 1:15 बजे जो अचल प्रतिमा है उसको स्थापित किया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी और 22 तारीख को चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और ये भी कहा जा रहा है कि 21 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम भी बन सकता है। तो लिहाजा सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम पूरे अयोध्या में किए गए। बिल्कुल नीरज, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या में त्रेता युग की वापसी हो चुकी है। हर तरफ प्रभु राम के गीत चल रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं, लेकिन इस बीच लोग प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करना भी नहीं भूल रहे हैं। जगह जगह पोस्टर्स लगाकर धन्यवाद अदा किया जा रहा है उनका। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या का दौरा करते रहे हैं और कहा जाए तो लगभग रोज 1 दिन का अगर गैप हटा दिया जाए तो रोज वो जाकर वहां की पूरी व्यवस्था खुद देख रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर आ रहे हैं। अभी इसके पहले कुछ दिन पहले आए थे जब उन्होंने एयरपोर्ट और स्टेशन का उद्घाटन किया था। अब 22 तारीख यानी कि वो दिन नजदीक आ रहा है और उसके लिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दे रहे हैं। तो सड़कों पर कहा जाए तो जगह जगह पर इनके पोस्टर कटआउट्स लगे हुए हैं और साथ ही अयोध्या रोड यानी लखनऊ से लेकर पूरे अयोध्या बाराबंकी होते हुए आप कहीं भी चले जाइए, वहां पर प्रभु श्री राम के कटआउट्स लगे हुए हैं। घरों पर लोगों के जो झंडे हैं वो लगे हुए हैं, यानी एक अद्भुत नजारा, एक अद्भुत नजारा है। नीरज, यकीनन बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि हर ओर आपको नजर आएंगी ध्वज पताकाएं जो बता रही हैं कि किस तरह से हर कोई इंतजार कर रहा है रामलला के विराजमान होने का और उसके बाद उनके दर्शन करने का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 9 बजे 9 रिपोर्टर। चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। आज नागालैंड से असम में प्रवेश करेगी यात्रा। 8 दिनों में असम के 17 जिलों को कवर करेगी यात्रा। बड़ी खबर, नागालैंड से आज असम में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। धीरे धीरे अपने पड़ाव की ओर बढ़ती हुई ये यात्रा आज 5वां दिन, लेकिन अगले 8 दिन असम में रहकर लोगों से जानेंगे उनका हालचाल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन आज नागालैंड से असम में आज प्रवेश करेगी ये यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 जिलों से होकर गुजरेगी। 833 किलोमीटर लक्ष्य इस यात्रा का। शिवसागर के अमगुरी में राहुल की जनसभा भी है। जोरहाट के मारियानी में राहुल गांधी 2 जनसभाएं करेंगे। अमगुरी और मारियानी में रोड शो करेंगे राहुल। असम में यात्रा सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। नागालैंड से असम की ओर बढ़ती ये यात्रा और ये वॉल्वो जिसमें राहुल गांधी खुद बैठे हैं। और यहां पर देखिए, क्योंकि ये यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है, असम आज पहुंच रही है ये यात्रा और नागालैंड से असम का सफर तय करते राहुल गांधी। आठ दिन असम के 17 जिलों को कवर करेगी ये यात्रा। तो यात्रा आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी इसमें लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 460 अंक तक लुढ़क गया है। निफ्टी आज 21,450 अंक पर खुला है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार को कुछ बढ़ा था, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट चल रही है। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 460 अंकों तक लुढ़क गया है। निफ्टी आज 21,450 पॉइंट पर खुला। निवेशकों के लिए शेयर बाजार से अच्छी खबर नहीं आ रही है। सेंसेक्स 460 अंकों तक लुढ़क गया है। निफ्टी 21,450 पर खुला है। सहयोगी शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, आज फिर से गिरावट देखने को मिली है शेयर बाजार में। देखिए चारुल जी, आज तीसरा दिन है जिस तरह से मार्केट आज खुला है। कहीं न कहीं एक निराशा जो तमाम इन्वेस्टर है उनके हाथ लगी है, क्योंकि आज तीसरे दिन लगातार सेंसेक्स
कल तक हम देख रहे थे कि 72,000 के पार खुला था, लेकिन आज 71,000 0.26 के आसपास तक पहुंचा है। तो कहीं न कहीं इसके अलावा देखिए न सिर्फ सेंसेक्स बल्कि निफ्टी जो 22,000 के पार खुलता था वो 21,000 पे आकर उड़ाकर गिर गया। तो लगातार तीसरा दिन है, सोमवार को थोड़ी सी उछाल देखने को मिली थी। जो इन्वेस्टर थे उनके जो पैसे थे वो बड़े थे, लेकिन आज तीसरे दिन लगातार फिर निराशा हाथ लगी। इससे कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि ये हफ्ते पिछले हफ्ते सप्ताह की तरह भी इस सप्ताह भी जो परफॉर्मेंस हमें होने की उम्मीद बताई जा रही थी कि बाजार में अच्छे निवेशक जो है उनके चेहरे पर खुशी आएगी, उनके शेयर के मार्केट जो है वो बढ़ेंगे। ऐसे में वो होते हुए नहीं दिखाई दे रहा और लगातार तीसरे दिन आज फिर से जो निफ्टी सेंसेक्स है और निफ्टी है उसमें दोनों में उछाल देखने को मिला है। कुछ शेयर जो कल तक ट्रेंड कर रहे थे उनके दाम भी आज भी जो है वो गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बहुत सारी उम्मीदें थी कि सुबह होते ही लोग देखते हैं कि आज उनके शेयर की वैल्यू कितनी बढ़ी है, लेकिन एक बार फिर से लगातार तीसरे दिन भी जो सेंसेक्स है और निफ्टी है दोनों में जो है गिरावट देखने को मिली है इस वक्त। बिल्कुल शुभम, ये देखा जा रहा है कि सोमवार को तब भी थोड़ी बहुत राहत थी, लेकिन उसके बाद लगातार शेयर बाजार में जो गिरावट है ये निवेशकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल देखिए ये अच्छी खबर नहीं है और जो निवेशक होते हैं वो ये कयास लगाए जाते हैं कि किस कंपनी का शेयर सबसे ज्यादा जो है जो होते बढ़ते हुए दिखाई दे, उसके बाद वो दूसरे शेयर खरीदते हैं। लेकिन लगातार 3 दिनों से आप देखिए कि लगातार शेयर्स में काफी जो है गिरावट देखने को मिले। तो ऐसे में जो ऑलरेडी शेयर्स वो खरीदे उनके दाम ही नहीं बढ़ रहे, तो नए शेयर क्या खरीदे। मार्केट किसी तरह से फ्लो करता है, जब आप शेयर के दाम बढ़ते हैं तो ऐसे में निवेशक ज्यादा आते हैं, वो नए शेयर खरीदते हैं। लेकिन जब मार्केट डाउनफॉल पे चले जाता है जिसमें अंकों की गिरावट आती है तो इसके बाद इन्वेस्टर जो है वो दूसरे शेयर नहीं करते। इसी वजह से मार्केट जो है ये स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट जो होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे एनएससी हो, शेयर मार्केट जो है इसी तरीके से चलता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए 3 दिन मार्केट जो है पूरी तरह से डाउन रहा है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि अब सप्ताह के 2 दिन बचे हैं फ्राइडे सैटरडे, इसमें मार्केट किस तरह से उछाल करता है। लेकिन फिर भी जनवरी की महीने की बात करें तो उस तरीके का परफॉर्मेंस अब तक बाजार में देखने को नहीं मिला है। बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। आज से बिहार में मिशन यादव की शुरुआत हो रही है। एमपी के सीएम मोहन यादव बिहार के दौरे पर रहेंगे और यहां पर यादव समाज के अभिनंदन समारोह में वो शामिल होंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी के मिशन यादव की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को बिहार बुलाया गया है। सीएम मोहन यादव आज बिहार में यादव समाज के ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव के बिहार दौरे के कार्यक्रम का स्केड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सीएम मोहन यादव आज करीब 12:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। यादव समाज के अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी, हर वर्ग को साधने की कोशिशें। मिशन वाई यानी मिशन यादव की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार पहुंच रहे हैं और मिशन यादव की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सहयोगी राजीव मोहन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, मिशन यादव की शुरुआत करिए भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं। देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में कह सकते हैं कि एक नया प्रयोग करने जा रही है और मोहन यादव को जो बिहार में जो लाया गया है, उतारा गया है, कह सकते हैं कि उसका एक प्रमाण है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जो इस अभी जो राजनीति बिहार की चल रही है उसमें जो अति पिछड़ा वोट है या पिछड़ा वोट है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। और उसमें कहा जाता है कि चूंकि बिहार में
जातीय गणना हुआ, जिसमें देखा गया कि तकरीबन 14% जो है यादव वोट है। और सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में एक मजबूत पार्टी रही है, उनकी सरकार रही है और उनकी संख्या बड़ी होने को लेकर ये हमेशा रहा कि यादवों का जो वोट रहा है वो राष्ट्रीय जनता दल का हमेशा से रहा है। लेकिन उसको साधने की, या कह सकते हैं कि उनमें से निमारी करने की भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है, जिसके चलते यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो पहली बार बिहार आ रहे हैं और यादवों की राजनीति पर, यादवों के वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और वही कारण है कि मोहन यादव को यहाँ लाया जा रहा है। देखिए, मोहन यादव यहाँ लगभग 4 घंटे रहेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय में वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बात करेंगे। उसके अलावा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनका एक कार्यक्रम है जहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस्कॉन मंदिर भी जाएंगे। लेकिन इसके बीच जो मोहन यादव के द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है, क्या उनका वक्तव्य होगा, ये सब पे निर्भर होगा। क्योंकि मोहन यादव को जिस मकसद से भारतीय जनता पार्टी यहाँ उन्हें प्रोजेक्ट की है, उनका जो भाषण होगा, जो उनका वक्तव्य हो गया, वो मायने रखेगा। क्योंकि बिहार में एक बड़ा भाग जो है, कह सकते हैं कि बिहार में जितना लोकसभा है उसमें कहीं ना कहीं जो यादव वोट है वो उनकी बहुलता रही है, जिसके चलते यहाँ का परिणाम जो है जो यादव के पक्ष में रहा है या राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक पर नजर रखी है, ऐसी राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है। लेकिन अब मोहन यादव यहाँ आकर क्या कहते हैं और यादवों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहने के लिए क्या उनका वक्तव्य होता है, ये सारा चीज देखने वाली होगी और इसका सबका इंतजार है। लेकिन फिलहाल मोहन यादव के आने से ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मैसेज के साथ बिहार में जो है एक राजनीतिक नई प्रयोग करना चाहती है, जिसका आगाज जो है मोहन यादव के देखिए, कुल मिलाकर हर वर्ग पर खास ख्याल रख रही है भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक है। लखनऊ के लोक भवन में यह बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर मोहर लगनी है। गन्ना मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव पास हो सकता है। 20 से 25 कुंटल प्रति किलो की वृद्धि का प्रस्ताव। अयोध्या से जुड़े प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। अध्यक्षता में आज अहम बैठक होनी है। कैबिनेट बैठक है। लखनऊ के लोक भवन में यह बैठक आयोजित होगी। कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। गन्ना मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव भी पास हो सकता है। 20 से 25 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि का प्रस्ताव पास हो सकता है। अयोध्या से जुड़े प्रस्ताव भी देखिए इसमें पास हो सकते हैं। तो लखनऊ के लोक भवन में अहम बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव हो सकते हैं। अयोध्या से जुड़े प्रस्ताव भी हो सकते हैं और इसी के साथ गन्ना मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव।
नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आज अहम बैठक होने वाली है योगी कैबिनेट की। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक में कुल करीब 15 प्रस्ताव हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है। उसमें मुख्य रूप से बात करें तो गन्ना किसानों के जो गन्ने की मूल वृद्धि है उसमें 20 से 25 रुपए की मूल वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट का जो नामकरण होना है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, उस पर मुहर लग सकती है। और साथ ही साथ अग्निशमन जो सेवा है उसमें संशोधन किया जा सकता है। आगरा में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो जमीन है उसको पीएससी को निशुल्क स्थानांतरित किया जाएगा। और सबसे बेहद अहम जो है वो प्रयागराज में जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई थी, इसके अलावा उमेश पाल का जो मर्डर हुआ था उसको लेकर जो न्यायिक आयोग बना था उसकी रिपोर्ट भी आज सदन में पेश की जाएगी। ये बैठक करीब 10 बजे के बाद शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो तमाम ऐसे प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। करीब 15 प्रस्ताव हैं और 3 निजी विश्वविद्यालय जो कि आगरा, लखनऊ और नोएडा में स्थापित होने हैं, इन पर भी मुहर लगनी है। तो कुल मिला के कहा जाए कि बेहद अहम दिन है। योगी सरकार की जो बैठक है बेहद अहम है और 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। खास तौर पर जो गन्ना किसान है उनको आज राहत मिलने की काफी उम्मीद है, क्योंकि उनके गन्ना मूल्य में 20 से 25 रुपए की वृद्धि होगी। जो अभी 340 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना है उसका दाम करीब 370-380 रुपए तक हो सकता है। तो गन्ना किसानों को लेकर, विश्वविद्यालय को लेकर, जमीन स्थानांतरण को लेकर और अग्निशमन सेवा में जो संशोधन है उसको लेकर और अतीक अहमद और इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ था उसकी न्यायिक रिपोर्ट भी आज पेश की जा सकती है। तो ये बैठक लोक बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मौसम की। शीतलहर की चपेट में है इस वक्त पूरा उत्तर भारत। कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में धुंध की वजह से उड़ानें खास तौर पर प्रभावित हैं। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेन लेट हो चुकी है। शीतलहर का असर पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरे उत्तर भारत को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और घर से कम ही निकल रहे हैं। हर तरफ कोहरे की चादर। कोहरे के कारण ट्रेन लेट हो रही है और फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। और देखिए, दिल्ली में एडवाइजरी भी जारी की गई थी आईजीआई एयरपोर्ट की ओर से कि घर से निकलने से पहले फ्लाइट के टाइम्स अपडेट कर लें। यानी एक बार क्रॉस चेक कर लें आप घर से निकलने से पहले कि क्या आपकी फ्लाइट टाइम पर है, कहीं वो कैंसिल तो नहीं हुई है। और ऐसा ही रेलवे के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेन्स लेट चल रही हैं। योगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, देखिए फिलहाल तो शीतलहर से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन इतना जरूर है जो लोग अपने गंतव्य पर पहुंचना चाह रहे हैं उन्हें ट्रेन लेट मिल रही है, सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो कोहरे की वजह से ड्राइव नहीं हो पा रहा है। देखिए चारुल, ये तो खासकर शीतलहर का प्रकोप है। जिस तरीके से अगर प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पर तो वहाँ खासकर भी ट्रेनें लेट चल रही है, तो इसलिए भीड़ वहाँ भी लगी हुई है। या इसके अलावा जितने भी जो रोड पर जाम लगा हुआ है, खासकर भी जो क्योंकि कोहरा पड़ रहा है, कोहरा इतना जबरदस्त है कि लोग जो अपने है ना गंतव्य पर जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो स्पीड है वो कम हो गई है और यही वजह है कि जाम की स्थिति भी हाईवे पर बन रही है। वहीं अगर बात करें तो आज गाजियाबाद में पारा 8 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम 8 है और अधिकतम जो है वो 16 होने वाला है। वहीं अगर बात करें तो आज जो तापमान की गिरावट जो है आज से देखने को और मिल सकती है, क्योंकि कोई भी राहत अभी लोगों को नहीं मिलेगी इस लहर से। वहीं अगर बात करें तो आज सूर्यदेव प्रकट नहीं हुए हैं और ना ही उनके निकलने का कोई अभी कोई अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो लोग जो है खासकर भी अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो खासकर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार निगरानी रख रही है, क्योंकि बहुत से लोग जो है नमूनिया के शिकार हो रहे हैं। नमूनिया के अटैक की परेशानी इसमें बढ़ जाती है, अस्थमा के जो मरीज है वो बढ़ जाते हैं, उसको लेकर भी
अस्पतालों के अंदर काफी भीड़ नजर आ रही है। तो यही वजह है कि जो शीतलहर का प्रकोप है वो लगातार लोगों पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग जो राहत पाना चाहते हैं तो घर में है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाहर जाने से या कोई जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं तो अवॉइड कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो नौकरी जाने वाले लोग हैं, जो खासकर भी अपने आप को ढककर या सिर ढककर या ग्लव्स वगैरह पहनकर निकल रहे हैं घर से बाहर। वही अगर मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले जो लोग हैं वो उन्होंने मॉर्निंग वॉक पे जाना अवॉइड कर दिया है। तो यही वजह है कि जो प्रकोप है शीतलहर का, जो कड़ाके की ठंड जिसको कहा जाता है दिल्ली एनसीआर के अंदर, उसका प्रकोप लगातार जारी है, जो लोगों पर प्रभावित कर रहा है, लोगों को जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें रेन बसेरों की, तो रेन बसेरों में थोड़ा सा सुधार हुआ है। अब आकर उसके अंदर जो है जो लोगों को राहत देने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी अधिकारी जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और सतर्क हुए हैं। न्यूज इंडिया ने लगातार खबर चलाई है और बताया है कि प्रशासनिक अधिकारियों के जो है रेन बसेरों को लेकर फेल होते नजर आए, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी अब संभले हैं और कहीं ना कहीं रेन बसेरों की जो सुविधाएं होती हैं उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात करें हम, हालांकि लोग कुछ ऐसे हैं आज भी जो रोड पर सोते हैं, उसको लेकर भी एक टीम गठित की गई है ताकि जो जिला प्रशासन है उसके लोग वहां जाएं, रात को उन लोगों को वहां से हटाकर रेन बसेरे में लेकर आए ताकि कोई भी अनहोनी घटना ना घट पाए। जी चारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हैदर इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ 9 बजे 9 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।